नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण रिसर्च की। जो रिसर्च है वो खास तौर पे आया है, वो महिला पुरुष की जो लंबाई होती है उस लंबाई के संदर्भ में आया है। और ख़ास तौर पे देखें तो जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये शोध देता है, तो इसी शोध की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और ये जो शोध किया गया है क्या आने वाले अन्य जो रिसर्च हैं, जो खोजें हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, या इस तरह की जो भी खोज हुई है इनके क्या भविष्य की संभावनाएं हैं, उन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो मुद्दा है, पुरुष महिलाओं से लंबे क्यों होते हैं। ये जो नया अध्ययन आया है इसके पीछे क्या मूलभूत कारण है जिसके आधार पर पूरी व्याख्या की गई है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन व्याख्या के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे, जहां पर कहा गया है वाई आर द मेन टैलर देन वीमेंस, न्यू स्टडी फाइंड्स ए जेनेटिक क्लू। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जेनेटिक क्लू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि एक तरह से जो आनुवांशिक जो कह सकते हैं कि एक क्लू है वो आधार माना गया है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से सामान्यतः लंबे होते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है। क्योंकि अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कुछ मामलों में कुछ महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से लंबी होती हैं, लेकिन एक जनरलाइज जो बात है वो ये देखने को मिलती है कि सामान्य तौर पे जो पुरुष की लंबाई होती है वो महिलाओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो हाल ही में इसी के संदर्भ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो खोज है वो की गई है, प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पनास बोलते हैं। ये खास तौर पे इसी के द्वारा ये जो स्टडी है ये की गई है। और इस स्टडी में प्रकाशित जो पूरा शोध है वो जो शोध है वो कई सारे जो रहस्य हैं उन रहस्यों से पर्दा उठाता है। सामान्य तौर पे देखें कि इसमें ये कहा गया है कि जो नया शोध है इसमें कुछ ऐसे जेनेटिक क्लू मिले हैं जिस आधार पर इस प्रश्न का हम हल निकाल सकते हैं कि पुरुषों की लंबाई सामान्य तौर पे महिलाओं से अधिक क्यों होती है। औसतन पुरुषों की लंबाई महिलाओं से करीब देखें तो 5 इंच ज़्यादा मानी जाती है। हालांकि ये जो अंतर है पूरी तरह से वैश्विक स्तर पे नहीं देखा जा सकता है और इसके लिए न ही कोई जैविक या आनुवांशिक जो स्थिति है वो नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि प्रकृति में कई सारी जो प्रजातियाँ हैं उनमें जो मादा है उनकी लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इस कारण से ये जो मुद्दा है बड़ा ही चर्चा में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय खुल कर आ रहा है वो क्या है, तो वो है कि ऐसे में ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंसानों में ये जो अंतर है आखिर क्यों है। मानव के स्तर पे बात की जा रही है, तो देखिए अलग अलग स्पीसीज में एक मानव भी है। तो मानव के संदर्भ में कहा गया है कि SHOX ये एक इस नाम का एक जीन पाया गया है जो कि कहीं ना कहीं जो ऊंचाई है, जो हाइट है, उससे जुड़ा हुआ ये जीन है। इस जीन पर आधारित जो शोध है ये शोध क्या कहता है, तो पुरुष और महिलाओं की जो औसत लंबाई है उस लंबाई में जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके पीछे कारण बताता है, जिससे आनुवांशिक स्तर पे जो मानव विकास है उसको समझने में भी क्या होती है, सहूलियत होती है, मदद मिलती है। लंबाई के संदर्भ में कहा जा रहा है कि सॉक्स जो ये जीन है, इस जीन का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और रिसर्च का जो पूरा फोकस है वो इसी जीन पर है। ये जो जीन है ये लंबाई को तय करने में इसकी जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। सॉक्स जो जीन है ये X और Y दोनों जो गुणसूत्र हैं, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर पाया जाता है। जानकारी के लिए ये आपको बता दें कि महिलाओं में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको सभी को पता होगा। पुरुषों में X और एक Y क्रोमोसोम होता है, XY रखता है। तो महिला और पुरुष दोनों में आप पहले से अगर थोड़ा सा बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। इसी कारण से देखिए वैज्ञानिकों का एक अनुमान है, एक अंदेशा है कि जो सॉक्स जीन है ये जीन ही पुरुषों और महिलाओं में जो एक लंबाई के स्तर पे जो अंतर है उस अंतर का कहीं ना कहीं कारण बन रहा है। और इसके लिए पूरा जेनेटिक एक मैपिंग भी दी गई है। शोध कैसे किया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जो भी रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने दुर्लभ जो आनुवांशिक स्थितियां हैं उन पर अध्ययन किया।
जिसमें से किसी व्यक्ति के अतिरिक्त या कोई सेक्स जो क्रोमोसोम्स है वो गायब होता है, और अमेरिका और ब्रिटेन के 3 जो बायो बैंक्स हैं उनमें लगभग 1225 इस तरह की संख्या में लोगों के जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट किए गए, उन डेटा का एनालिसिस किया गया और उसके आधार पर ये पूरा शोध किया गया है। इस पूरे शोध में आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, सॉक्स जीन का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या किया जाता है, तो रिसर्च में ये पता चलता है कि जिन लोगों में सिर्फ एक क्रोमोसोम था और वाई क्या था वहाँ अब्सेंट था, अनुपस्थित था, उनकी लंबाई में काफ़ी कमी देखने को मिली है। वहीं जिसके पास एक से ज़्यादा जो वाई क्रोमोसोम था वे उन लोगों से अधिक लंबे पाए गए जिनके पास एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम थे। तो इस आधार पर क्या है कि इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो वाई क्रोमोसोम है ये सॉक्स जीन की जो सक्रियता है उसको और बढ़ा देता है और इसी कारण से लंबाई में इजाफा देखने को मिलता है, और इसका पूरा एक जेनेटिक जो मैप है वो भी तैयार किया गया है। और इसी के संदर्भ में जो जीन सक्रियता है उसका जो विज्ञान है उसके संदर्भ में जो शोध है उस शोध के संदर्भ में सीनियर लेखक है डॉक्टर मैथ्यू ओटजेन्स। इनका क्या कहना है, तो सॉक्स जीन सेक्स क्रोमोसोम के सिरे पर स्थित होता है, और महिलाओं में चूंकि पहले से ये कहा गया है कि इसके जो स्थिति है उपस्थिति क्रोमोसोम की उसके बारे में ये बताया गया है कि महिलाओं में 2 एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक आमतौर पे क्या होता है डीएक्टिव स्थिति में होता है, लेकिन इसके किनारे कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं। जो सॉक्स जीन है इन्हीं सक्रिय हिस्सों में आता है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स एक्टिव होते हैं, जिससे सॉक्स की कुल जो सक्रियता होती है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आप देखेंगे तो ज़्यादा होगी। और शोध के अनुसार यही अंतर पुरुषों और महिलाओं में जो लंबाई में करीब 25% का जो अंतर है वो उत्पन्न कर देता है। यही ये पूरा जो शोध है वो दर्शाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इस लंबाई के बीच में जो अंतर है वो आखिर किस कारण से है, और जो भी इसमें जीन की बात की जा रही है, जो क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है, उसके अंतर पे ये पूरी व्याख्या, पूरा एनालिसिस किया गया है, कंक्लूजन दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो लंबाई अंतर के और भी कारण हो सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है केवल सॉक्स जो जीन है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन कारण से लंबाई में अंतर उत्पन्न हो सकता है उनकी अभी पहचान ना की गई हो। तो ऊंचाई केवल जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती है, आनुवंशिक गुणों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे माता पिता का जो आनुवंशिकी है उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ सकता है, लंबे माता पिता के बच्चे आमतौर पे लंबे होते हैं। हार्मोनल जो स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और वो ऊँचाई बढ़ाने में मदद करता है, तो हाइट अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जैसे पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, देश की आर्थिक स्थिति, जो इन्वायरमेंट है पलने बढ़ने का, ये सारे जो हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस कारण से और भी कारण हो सकते हैं इस तरह के लंबाई में अंतर का। अब इस पूरे खोज के अगर महत्व की बात करें तो ये जो अध्ययन है सिर्फ ऊंचाई के अंतर को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई सारे अन्य जो दूरगामी जो पहल हैं, जो प्रभाव है वो हो सकते हैं। जैसे लिंग आधारित जो बीमारियां हैं उनके कंट्रोल पर खास तौर पे ये बात करता है, यानी चिकित्सा अनुसंधान में ये मदद कर सकता है। तो मेडिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। मेडिकल साइंस के संदर्भ में लिंग आधारित जो भी बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर है, महिलाओं में ज़्यादा सामान्य बात है, तो इस तरह के जो भी जेनेटिक अध्ययन है उनसे ऐसी बीमारियों को समझने और इन्हें कहीं ना कहीं इनके निराकरण में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। दूसरी बात देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि हृदय और जो भी न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, जो बीमारियां हैं पुरुषों और महिलाओं में, हृदय रोग और मानसिक जो विकार हैं, उनके अंतर को भी समझने में ये उपयोगी हो सकता है। जेनेटिक बनाम अगर हार्मोन की बात करें तो ये जो खोज है ये जेनेटिक और हार्मोनल दोनों जो प्रभाव हैं उनको अलग अलग करके समझने में मदद कर सकता है, जिससे चिकित्सा अनुसंधान को एक नई दिशा भी मिल सकती है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो शोध है ये चिकित्सा अनुसंधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, चिकित्सा अनुसंधान के अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अगर अनुसंधान, एक तो महत्व ये हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो जेनेटिक अध्ययन है,
जेनेटिक स्टडी के अनुसार भी देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो माना जा सकता है। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि जो भी स्वास्थ्य नीतियां हैं, उन स्वास्थ्य नीतियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो अध्ययन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर सही तरीके की सटीक जो पॉलिसी है वो बनाने में मदद मिल सकती है। जेनेटिक अध्ययन के संदर्भ में देखें तो कई सारी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, तो वजन, ताकत, लिंग का अंतर, इसे समझने में ये जो रिसर्च है ये क्या करेगा, ये हमारी मदद कर सकता है। और चिकित्सा अनुसंधान के संदर्भ में देखें तो लिंग आधारित जो भी शारीरिक मानसिक जो बीमारियां हैं उनके कारणों को समझने में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो वैज्ञानिकों का ये भी दावा है, शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि वाई क्रोमोसोम्स और सेक्स जीन की ज़्यादा जो सक्रियता है, जो निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम है इसकी कम जो सक्रियता है, ये पुरुष महिलाओं में मुख्य कारण है और इसके आधार पर जो भी लिंग आधारित विशेषताएं हैं उनको समझने में भी बड़ा मदद मिल सकता है। अब देखें कि आखिर भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो माउंट सिनाई स्कूल ऑफ जो मेडिसिन है, न्यूयॉर्क के जो प्रोफेसर हैं एरिक सैट्स, इन्होंने इस शोध को वाकई बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध करार दिया। कहा कि इस अध्ययन से एक जटिल जो जैविक पहेली है, जो क्विज है, जो एक समस्या है, एक प्रश्न है, वो क्या हो सकता है, हल होने की स्थिति में आ सकता है। उसके लिए एक नई दिशा निर्धारित हो सकती है। भले ही ये जो जीन है सेक्स, ये आंशिक भूमिका निभाता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो लंबाई का अंतर है उसका लगभग 20% जो कारण है वो लगभग ये क्लियर कर देता है। ये जो शोध है ये भविष्य में मानव का जो विकास हुआ है, जो ऊंचाई है, उसके जेनेटिक कारणों को समझने में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह का पूरा ये शोध था जिसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई थी, जिन पर हमने एक एक करके चर्चा की कि आखिर क्यों ये शोध कैसे पता करता है कि पुरुष और महिलाओं में जो लंबाई का अंतर है उसके पीछे कारण क्या है, उसकी व्याख्या कैसे करता है और इसके लाभ आने वाले भविष्य में क्या हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग किया जा सकता है, उन सभी बातों पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।